उसकी नज़र फिर सूअर की ओर उठ गई। सूअर फिर से किकियाया। पिछले 2 घंटों में नथु इस बदरंग कटीले सूअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सूअर की गुलाबी थुतनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उसमें से तीखा दर्द उठने लगा था। नथु को क्या पता, एक सूअर मारने का उसे 5 रुपए क्यों दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का चैलेंज एक्सेप्टेड ग्रुप में। आज मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ एक ऑडियो बुक का सीरीज। इसमें पहली उपन्यास है तमस, भाग 1। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पे साए से डोल जाते। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। नत्थू की सांस धौंकने की तरह चल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नज़र फिर सूअर की ओर उठ गई। सूअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी सी आंखें फर्श पर गाड़े गुलाबी सी थुतनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे में नत्थू इस बदरंग कटीले सूअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सूअर की गुलाबी थुतनी उसके टांगों को चाट चुकी थी और उसमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सूअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो, फिर सहसा किया कर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती हुई कभी उसका छल्ला सा बन जाता। लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती थी। बाईं आंख में से मवाद बहकर सूअर की थुतनी तक चला आया था। जब चलता तो अपनी बोझिल तोंद के कारण दाएं बाएं झूलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी। कचरे की जहरीली बास, सूअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरक के नाम पर सूअर के शरीर में एक भी जख्म न हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नत्थू जैसे पानी में या बालू में छुरा घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सूअर के पेट में आ और कंधों पर छुरा घोंप चुका था। छुरा निकलता तो कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की तरह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा भर रह जाता था, जो सूअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता था। और सूअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों को अपनी थूथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तह को काट कर लौट आती थी। अतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मरने को मिला भी तो कैसा मनहूस सूअर, भद्दा, इतनी बड़ी तोंद, पीठ पर के बाल काले, थुतनी के आसपास के बाल सफ़ेद, कटीले जैसे साही के होते हैं। उसने कहीं सुना था कि सूअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सूअर की चर्बी की बात चली थी।
और उसके साथी भीखू चमार ने कहा था, सूअर की पिछली टांग पकड़कर सूअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सूअर जल्दी से उठ नहीं सकता, फिर उसके गले की नस काट दो, सूअर मर जाएगा। नत्थू ये सब तरकीबों कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, सूअर मारना बिल्कुल दूसरी बात है। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था। और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सूअर को कोठरी में से धकेलकर बाहर खदेड़ दिया होता। हमारे सलोत्री साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए, मुराद अली ने नत्थू से कहा था जब वह खाल साफ कर चुकने पर नल पर हाथ मुंह धो रहा था। सूअर क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा। इधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं, एक सूअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा। हमने कभी सूअर नहीं मारा मालिक, और सुनते हैं सूअर मारना बड़ी कठिन काम है। हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल बाल उतारने का काम तो कर दे, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं ना। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते? यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए को चरमराता नोट 5 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों में उसकी जेब में ठूस दिया। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। सलोत्री साहब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पार पिगरी के सूअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो। सलोत्री साहब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या ना कहे, मुराद अली चलने को हुआ था। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो, सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना, भूलना नहीं। वह अपने आप सलोत्री साहब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया? नत्थू के हाथ अभी भी बंधे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने पर मुंह में से बात निकल ही नहीं पाती थी। इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे, तुम भी ध्यान रखना। हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें, साहब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर ठकोरता हुआ वहां से चला गया था। मुराद अली से रोज का काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता था, मगर खाल मिल जाती थी। बड़े रखरखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का कारिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोगों का उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों में मुराद अली को चलते ना देखा हो। पतली बैंत की छड़ी झुलाता हुआ ठिगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता था। सांप किसी छोटी छोटी पैनी आंखें और कटीली मूछ और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी, उसे सब फपते थे। इन सब को मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और जो उसका कद ठिगना नहीं होता तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया, नत्थू की जान सांसत में
आ गई। सूअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे? नत्थू के मन में आया था कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सूअर काटकर सलोत्री साहब के घर भिजवा दे। मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सूअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सूअरों को कचरे में मुंह मारते देखा था। उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठाकर लाता रहा और इस टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा। शाम के साए उतरने लगे थे जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सूअर उधर से आ निकले थे। तभी उनमें से एक सूअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया था और अपनी लाठी से सूअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि सूअर बाड़े का आदमी सूअर को खोजता हुआ उधर न आ जाए और सूअर को किकियाता न सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठा उठाकर कोठरी के अंदर डालता रहा। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सूअर उसी में खो गया था और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियाँ फूंकता और अंधेरा पड़ जाने का इंतज़ार करता रहा था। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी थी तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा था। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है और उसमें से कीच की सी सड़ांध उठ रही है। तभी इस बोझिल बदसूरत सूअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन खींचने पछताने लगा था कि उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया है। तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दे और सूअर को बाहर धकेल दे। और अब रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और सूअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सूअर की तोंद पर 2 एक जगह खरोचों के से निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सूअर की थुथनी के जख्म थे। और बस सूअर पहले की ही भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर रहा था और कहीं इस झंझट से निकल पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र फिर सूअर पर पड़ गई। सूअर ने कचरे के टुकड़ों के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दिया था और झींकता हुआ कमरे के बीच में से हटकर दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा था। दिए की लौ फिर से झपकने लगी थी और किसी दुस्वप्न की तरह साए बार बार दीवारों पर डोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया था। सूअर पहले की तरह सिर नीचा किए थूथनी से कभी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकियाकर दीवार के साथ साथ भागने लगता। पहले की ही तरह उसकी पतली सी दुम किसी पतले लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती घूलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीसकर कहा। यह मेरे बस का रोग नहीं है। यह सूअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ एक बार फिर सूअर की टांग पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने का कोशिश कर देखे। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सूअर दाएं हाथ की दीवार के सिरे
तक पहुंचकर बाईं और दीवार के साथ साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने के बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सुअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा था। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठने लगा। उसकी आंखें अभी भी सुअर की थुतनी पर लगी थी। अब सुअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया था। सुअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया हुआ था। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो गया रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया, वह अब पौ फटने से पहले कैसे हो पाएगा। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है, और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा। दोस्त से दोस्त दुश्मन बन जाए, खाने दिलवाने बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सुअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सुअर काट खाएगा या उछलेगा और हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। या मैं नहीं रहूँगा या ये नहीं रहेगा, उसने कहा, और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर का सीला उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सुअर की थुतनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सिल सीधी उसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी और कोई न कोई अंग तो सुअर का टूट कर रहेगा। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है, उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तौलकर नत्थू ने सिल को सुअर पर दे मारा। आले में रखे दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सुअर को लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी थी। सुअर जोर से किकियाया और सिल खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सुअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सुअर की अधमुंदी आंखें मिचमिचा रही थीं और उसकी थुतनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा सुअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक ओर को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सुअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। सुअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर हुआ नहीं जान पड़ता। नत्थू ने झट से दरवाजा खोला और कोठरी से बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई है, वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली। कोठरी के घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श में असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है।
मुझे क्या लेना इस काम से। सलोत्री का सूअर नहीं मिलता तो ना मिले, मेरी बला से मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। यह मेरे बस का नहीं है हुजूर, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 2 दिन मुंह बनाए रखेगा, मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूंगा। मुंडेर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी थी, मूक और शांत। दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाले बैलगाड़ियों की खटर खटर और बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन टुन सुनाई देती रहती थी। उनके पहियों से सड़क पर गहरी लीक बन गई थी और मिट्टी पिस पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि उस पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाता था। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ और बेरों के पेड़ और कटीली थोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में धुले धुले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, जिसके पीछे 2 कोठरियां में से एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाता बड़बड़ाता रहा था और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी, पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह झंझट मोल न लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता। उसकी अलस गदराई हुई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में लिए की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था। एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धुली धुली सी लग रही थी। उसके किनारे एक ओर को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका खत्म हो रहा था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी। चारों ओर चिप्पी छाई थी। दूर बाईं ओर पिगरी के नीचे की इमारत थी, जो चांदनी में टपते काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली ज़मीन पड़ी थी, जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। दूर, बहुत दूर फौजी छावनी के बारकें थीं। अलग अलग जहाँ तक पहुँच पाने में घंटों लग जाते थे। नत्थू की देह शिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुंडेर पर सिर रखकर झपकी ले ली। कोठरी में से बाहर निकलकर वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया। स्वच्छ शीतल हवा के चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लग गई। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहाँ से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअर बाड़े की पूर्विया ज़रूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और वह उसे हाँक कर वहाँ से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके साथ
हौले हौले बतियाते हुए उसके शुद्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा, कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथरा गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। अब क्या होगा? वह यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है, जबकि सूअर अभी तक नहीं मरा। जमादार छकड़ा लेकर आना ही चाहता होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी, पौ फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा वह कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही बदबू का भुभाग सा जैसे उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी ने उसने देखा कि कोठरी के बीचों बीच सूअर खड़ा है, निश्चल सा, मानो घूम घूम कर थक गया हो, निढाल सा। किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाज़ा भिड़ाकर फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एकटक सूअर की ओर देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सूअर ने अपना नथुना उठाया। नत्थू को लगा जैसे सूअर का नथुना ज़्यादा लाल हो रहा था और सूअर की आंखें सिकुड़ी हुई थी। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सिल सूअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सूअर फिर से हिला हो और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। सूअर सचमुच में हिला था। वह सचमुच में ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। 2-1 कदम दाएं बाएं झूल कर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सूअर के मुंह से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सूअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाया। उसका नथुना अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया और नत्थू के पास पहुंचते न पहुंचते वह एक ओर को लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में उठी रह गई। सूअर ढेर हो चुका था। नत्थू ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सूअर पर लगी थी। तभी दूर पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गी के फड़फड़ाहट और बांग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते छकड़े की आवाज़ आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। दूसरा अध्याय है। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियों और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता, वह तोंद खुजलाता, जम्हाइयाँ लेता, साथ में शामिल हो जाता। हवा में अभी खुशकी थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कंटोप पे चढ़ाकर आते थे। शेखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूरी पर अभी से खड़े थे। तभी अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पजामा ही नजर आया।
लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही। लो, बख्शी जी आ गए, दूर से पजामा पहनकर अजीज बोला। दूर से पजामा पहचानकर अजीज बोला। बख्शी जी कहा करते थे, 4 बजे का मतलब है 4 बजे, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। पर आज वह स्वयं लेट आ रहा था। बख्शी जी ही थे, बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नज़दीक पहुंचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पढ़ा। मुल्ला मियाँ मिशालची तीनों एक समान, लोकां नूं दसना चाड़ना आप हनो जान। बख्शी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया। जवाब अजीज ने दिया, वह गाय धोकर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़ने वाली हो तब रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता है। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ी है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफ़ेद कपड़े में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर आता नजर आया। लो, देखो आ गए जिनके पल्ले सच है। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरख्वास्त किया। सिंह पहुंचा है या नहीं? देशराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं? फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकलने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे वॉस्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हैं मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी को जाविया थोड़ी टेढ़ी करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है, आप किसी से कम हैं मेहता जी। वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहा कर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल ने बोला। वाह, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तो सदा नहा कर आता हूँ, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज आई, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट। लो, जनरल भी पहुंच गया, बख्शी जी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी, उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जनरल को मिल सकते थे उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिगलियाँ, डोरे, सूखे हुए बूढ़ऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा है। ऊपर खसखस दाढ़ी, नुची खुची और सबसे ऊपर मुंगिया रंग की पगड़ी।
जनरल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो न हो जेल जाता रहता था। जल से हो या न हो, शहर में स्वयं तकरीरें करता रहता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उसकी पिटाई हो ही जाती थी। बगल से छोटा सा बेत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकालता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जनरल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जनरल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज़ केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जनरल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जनरल, कल जलसे में से भाग ले क्यों गए थे? जनरल ने आवाज़ पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका। यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का, बस चुप रहो तुम। पर जनरल विफर उठा था। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छैना मुर्गी खाते देखा है। बस बस, ठीक है जनरल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पांचों वाला पैजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन हकारते छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुँचे हैं बख्शी जी, तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर, मुनादी वाले ने कहा। क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है जो मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है। यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी के तेल की मंजूरी ले दो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों के मुंह लगना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत? आपके हुक्म के बिना तो चीड़ी भी नहीं फड़क सकती, शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम्हें अब हमें कहाँ देखते हो शंकर, तुम्हारी पौ बाहर है। आज आप अपना बैग नहीं लाए? बैग के प्रभात फेरी से क्या ज़रूरत? वाह जी, बैग की सभी जगह ज़रूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। कभी जवान भी बंद किया करो शंकर, मेहता जी तेरे से तिगुनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझ, बख्शी जी ने कहा। मैंने क्या कहा? मैंने यही पूछा ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 की बीमा मिली या नहीं मिली। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 की बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं निकला। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में
काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनावों में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौंका है मेहता जी, इसकी बात को बस सुन छोड़ दो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर ले तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे थे। बड़े बड़े ठेकेदारों का टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहाँ से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से यह सहभोज के लिए 8-8 आने लिए गए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहाँ भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पांत में बैठा था और भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूटा था। हाथ भी सने हुए और होंठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहा था। मेहता जी से न रह गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसान की तरह खा। हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी। यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना ज़रा खर्चा है। आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसी बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं? ओए, तू सारा वक्त बकता रहता है। तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथे लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया। कोहली ज़रूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिए जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटिनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटिनी कमेटी की मीटिंग हो रही है। जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटिनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि स्क्रूटिनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोली, कहो क्या है? मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम हैं? कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता है, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता है, चरखा काटता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं कोहली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहे। गुस्ताखी माफ। स्क्रूटिनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए।
मेहता साहब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूड पंची चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। तो कोहली साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं? यह क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब आज़ारबंद। क्यों? तुम्हारा मतलब? यह मेंबर की तौहीन है। यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी के इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहब, मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, आज़ारबंद दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो? आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना ज़रूरी है। दिखा दो यार, यह भौंका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए। क्या कहा मेहता जी, मैं लोफर हूँ तो आप शोहेदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं स्याह सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहब, तुम क्या चाहते हो मैं सबके सामने नाड़ा खोलूं? मैं खोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, ख़त्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया। नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया। नीचे पीले रंग का आज़ारबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कते सूत का नहीं, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छूकर देख लीजिए। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे? कांग्रेस के कोई असूल हैं या नहीं? स्क्रूटिनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा, न देसराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए ही ना। कुछ न हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे। लेकिन जो लोग ज़िला कमेटी में तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए ना। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांग जाएंगे तो मास्टर दौड़ा आएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया था। मैं क्या करता? इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधित करके बोलेगा, कश्मीरी लाल, अब और इंतज़ार नहीं किया जाता, शुरू करो तो। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मज़ा आता है। झट से जनरल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जनरल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जनरल को और क्या चाहिए? फौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता सड़क किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार कोई वेला वक्त होता है, बख्शी ने खींच कर कहा। तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जनरल की ओर बढ़ गया। लेकिन जनरल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं, साहिबान भाईबान, नीचे उतर जाओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा। उतरो यार, इसे क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी ज़बान कोई बंद नहीं कर सकता, जनरल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती आवाज़ में जनरल बोलने लगा। जनरल की उम्र 50 के कुछ ऊपर रही होगी, पर बरसों के जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहां शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जनरल को हमेशा सी क्लास में डाल दिया जाता था, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जनरल ने न तो तौबा की, न ही अपनी जनरली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था।
नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था। उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल कर नहीं पाती थी। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जनरल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपये महीना पाकर प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करे तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था, न घाट, न बीवी, न बच्चा, न काम, न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पिटाता। पुलिस की लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते, वहां जनरल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता और पसलियां तुड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज में कहा, पर जनरल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों से खिलाफ वर्जी कर सके। मेहता जी किस खेत के मूली हैं? हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिट्ठुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। यह इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह शोशा खड़ा किया था, स्वयं ही बख्शी जी के कान में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर आएगा। आप चिंता नहीं करें, 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर खत्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई। बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे। खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए। 2-4 आवाज़ें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों, रोटी नहीं खाते हो? जोर से नारा लगाओ। इनकलाब। ऊंची आवाज़ में जवाब आई, जिंदाबाद। और जनरल बैत बगल में दबाकर पत्थर पर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद। एक आवाज़ ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाँफता हुआ सुबह की झुटपुटे में सामने आया। यह कोई वक्त है आने का? बख्शी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया। बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी? क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया? मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमामदीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ू बेलचे भी वहाँ पहुँचा आया हूँ। कुछ रात को पहुँचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़ू, 3 गैतियाँ और 5 कढ़ाइयाँ। मैं रात को ही पहुँचा आया था।
शेर खान के घर पर सब सामान रखा दिया। हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसीलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। मैं जब पहले आया था तो यहीं कोई भी नहीं था। ढोक की नालियाँ साफ होंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहाँ पर तो नालियाँ हैं ही नहीं। हैं, क्यों नहीं? कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नहीं है। कच्ची नालियाँ हैं तो बरसों की लसलसा कीच वहाँ जमा होगा। नालियाँ कौन साफ करेगा? हम करेंगे। तुम गद्दार हो, जनरल ने तुन कर कहा। कभी कोई फैसला, कभी कोई। गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं? अंधेरा इस बीच छटने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहाँ से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहाँ से गाते हुए चलेंगे, शुरू करो रामदास। जनरल लेफ्ट राइट कहता हुआ आगे चला गया। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी की पुराना गीत सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाया था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज में शुरू की। जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिन्हां दे मन दे विच। चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहराई। रामदास ने अगली दो पंक्तियां उठाई। ओ मजनू बन फिरदे ने हर सहरा हर बन दे विच। मंडली ने कुतुबुद्दीन के ढोक का रुख किया। अब तीसरा अध्याय हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।